हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का। ये जो है बुक है, आप देख सकते हैं। ये हमारा दिखा देते हैं आपको, है ना। ये आपका क्लास नाइन्थ का जो बुक है, ठीक है, केसी सिन्हा बुक है, ठीक है ना। डॉक्टर केसी सिन्हा हमारा। तो आज हम लोग इसमें इसका एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और 6 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था, तो आज हम लोग 7.1 में पढ़ेंगे। ये जो है देखिए, ये जो हमारा यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है, यानी यूक्लिड के ज्यामिति के बारे में जानना है हम लोग को, ठीक है। ये सब जो पढ़ना है, मतलब ये क्वेश्चन में ही आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा इसमें हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो शुरू में पहला क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दें, ठीक है। तो पहला जो है, एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व है जिससे कोई रेखा नहीं गुजर सकती है। तो हमसे ये कह रहा है सत्य और असत्य बताना है इसमें, है ना। तो आपको ये बताना है कि इसमें से मतलब कि कोई ऐसा बिंदु का अस्तित्व है जिससे कोई रेखा नहीं गुजर सकता। तो हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होता है जिससे कि हम रेखा नहीं खींच सकते हैं। कोई रेखा नहीं गुजर सकता। ऐसा कोई बिंदु होता है? नहीं होता है। किसी एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, है कि नहीं। कोई एक बिंदु से, केवल एक बिंदु अगर है तो उससे कितनी रेखाएं गुजर सकती है? अनंत रेखाएं खींची जा सकती है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा, है ना। तो अगर आप आंसर लिखना चाहें तो आंसर मतलब आप लिख ले जाइएगा, है ना। पहला जो है क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आपको लिखना चाहें तो ऐसे साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। एक अलग पेज में लिख देते हैं। पहला का पहला, ठीक है। पहला का पहला जो है वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आते आते हैं दूसरा का। दूसरा में इसमें क्या है देखिए, दूसरा हमारा इधर है। यहाँ पे देखिए क्या है दूसरा में। दूसरा जो है कह रहा है अंत बिंदु वाले, है ना, अंत बिंदु वाली रेखा को दोनों तरफ अपरिमित या अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए, रेखा क्या होती है? अंत बिंदु वाली रेखा, है ना। देखिए, इसमें हम लोग को 3 को जानना होता है। एक होता है रेखा, ठीक है। एक होता है, हम आपको समझा देते हैं ना ताकि स्पष्ट रूप से पता चले। एक होता है रेखा, एक होता है किरण, और एक होता है ये रेखा खंड, ठीक है। क्या होता है? रेखा खंड, है ना, ठीक है। बिंदु तो आप जानेंगे। किरण जो है क्या है? किरण जब आप देखिएगा, किरण का मतलब हो गया कि, एक सेकंड देखिएगा, किरण जो हो गया, किरण का मतलब हो गया कि एक बिंदु है ना, और इसमें एरो हेड लगा हुआ है, ठीक है। तो किरण का मतलब हो गया उसमें एक बिंदु होगा, एक अंत बिंदु, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि किरण में कितने अंत बिंदु होंगे, तो किरण में एक ही अंत बिंदु होता है ना, ठीक है। एक दूसरे तरफ क्या होता है? तीर का सिरा होता है, ठीक है। जब रेखा कहेगा आपको, रेखा, तो रेखा का मतलब हो गया इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। इसको हम दोनों तरफ अनंत रूप से हम इसको क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। कब? किसमें? रेखा में। इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता। जब रेखा खंड अगर बोले तो रेखा खंड में, रेखा खंड, दिस इज रेखा खंड ए बी, ठीक है। रेखा खंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। रेखा खंड बोलेगा तो इसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं। किरण बोलेगा तो इसमें एक अंत बिंदु होते हैं, इसको हम एक तरफ जिधर एरो हेड है उधर बढ़ा सकते हैं। जबकि रेखा में दोनों तरफ इसको हम अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही ना पूछ रहा था कि अंत बिंदु वाली रेखा को दोनों तरफ अपरिमित रूप से, रेखा बोला है ना, तो जब रेखा बोला तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
अगर रेखाखंड बोलता तो हम इसको नहीं बढ़ा सकते, लेकिन रेखा बोला तो बढ़ा सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अभी दूसरा जो है क्या, दूसरा तो हो ही गया, तीसरा नंबर में देखिए। चलिए आइए तीसरा नंबर में, सेकंड इसको, तीसरा नंबर में आइए। तो तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, देखिएगा, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? तीसरा नंबर देखिए, दिए गए बिंदु एक केंद्र वाला एक और केवल एक ही वृत्त का अस्तित्व है। दिए गए बिंदु एक केंद्र वाला एक और केवल एक ही वृत्त का अस्तित्व है। आप समझिए कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है, अगर कोई वृत्त खींचा जा रहा है ना, तो वृत्त में क्या होता है, वृत्त में क्या होता है, जैसे ये वृत्त खींचा है ना, अगर ये वृत्त खींचे हैं तो इसका एक केंद्र होगा और एक त्रिज्या होगा, है ना। ठीक है, हम दूसरा वृत्त अगर खींचे तो ये दूसरा इसका केंद्र होगा और दूसरा इसका त्रिज्या होगा। लेकिन क्या एक ही केंद्र से दूसरा वृत्त खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। इसी केंद्र की ओर, है ना, केंद्र यही रहेगा, बस त्रिज्या अलग अलग हो जाएगा, है ना। अगर ये 3 है तो हो सकता है ये 4 हो जाए, है ना, हो सकता है ये 5 हो जाए, केंद्र यही रहेगा, त्रिज्या अलग अलग, है ना। तो एक ही केंद्र वाले अलग अलग त्रिज्या, है ना, एक ही केंद्र से अलग अलग त्रिज्या वाले बहुत सारे अनगिनत वृत्त हम खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा, दिए गए बिंदु एक केंद्र वाला, है ना, एक और केवल एक ही वृत्त का अस्तित्व है, तो नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक केंद्र से, हाँ, अगर त्रिज्या भी एक ही रहता तब हम उससे एक ही वृत्त खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल केंद्र बोला है ना, तो केंद्र एक से अलग अलग त्रिज्या वाले अनगिनत वृत्त हम खींच सकते हैं। ठीक है, इसलिए तीसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो तीसरा भी लिखेंगे असत्य। ठीक है, चलिए अभी चौथा में देखिए क्या है, ऐसी दो संख्याएं x और y का अस्तित्व है, ऐसी दो संख्याएं x और y का अस्तित्व है, ताकि x इज नॉट इक्वल टू y लेकिन 2x इक्वल टू 2y। अच्छा आप बताइए, क्या कोई दो संख्या होगा जो कि x इज नॉट इक्वल टू y है, ठीक है ना, क्या है, x जो है y के बराबर नहीं है ना, x y के बराबर नहीं है, और उसका दोगुना है जो है बराबर हो जाएगा। तो आप ही बताइए, एक सेकंड रुकिएगा, बताइए कि कोई ऐसा संख्या x और y होगा जो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका दोगुना कैसे बराबर हो जाएगा, होगा। अगर मान लिया 5, इधर भी 5, तब ना इसका दोगुना करेंगे तो 5 और 10, तो 5 और 10 बराबर होगा। इधर 3 है, इधर 6, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। अगर हम इसका दोगुना करेंगे तो 3 और 6, तो 6 दूनी 12, तो ये भी तो बराबर नहीं होगा, है ना। तो ऐसी कोई भी दो संख्या नहीं होगा जिसका जो अपने बराबर नहीं है तो उसका दोगुना कैसे बराबर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसी दो संख्याएं x और y का अस्तित्व है, ताकि x नॉट इक्वल टू y लेकिन तो x इक्वल टू y, तो ऐसा किसी का अस्तित्व नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा में देखते हैं क्या है, दो विभिन्न रेखाओं में अधिकतम एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। बिल्कुल, जब दो विभिन्न रेखा होगा, है ना, दो भिन्न रेखा होगा, ठीक है, तो ये कहां पर काटेगा, एक ही बिंदु पर ना काटेगा। ठीक है, दो भिन्न भिन्न रेखा जब रहेगा तो एक ही बिंदु पर काटेगा, है कि नहीं। हाँ, अब एक से अधिक बिंदु पर कौन काटेगा, जब वो समपाती होगा, ठीक है, तो वो अनंत बिंदु पर काटता है एक दूसरे को, है कि नहीं। लेकिन अगर दो भिन्न रेखा तो वो किसी भी बिंदु पर काटेगा, एक ही बिंदु पर काटेगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा पांचवा, है ना। अभी दूसरा में देखिए, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो इसमें कह रहा अधिगृहित, है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, अभिगृहित होता है ना। अभिगृहित और अभिधारणा से आप क्या समझते हैं ना? अभिगृहित और अवधारणा से आप क्या समझते हैं, तो हम आपको यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं और आप पहले समझिएगा। ठीक है, पहले हम आपको यहाँ पे परिभाषा लिख देते हैं,
इसके बाद आप समझिएगा। देखिए अभिगृहित है ना, पहले थोड़ा सा इसको हम साइड कर देते हैं है ना, और लिखेंगे अभिगृहित और अवधारणा। ठीक है, थोड़ा सा हम लिख देते हैं अभिगृहित है ना, दूसरा नंबर में। ठीक है, अभिगृहित, ऐसा करते हैं, पॉज करके हम लिख देते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसमें हम अभिगृहित और अभिधारणा भी लिखते हैं दोनों है ना, और हम तीसरा नंबर का परिमेय भी लिखते हैं। यहाँ समझिएगा अभिगृहित क्या होता है, तो अभिगृहित और अभिधारणा जो है, ये दोनों समझिए कि जो सार्वभौमिक सत्य होता है ना, बस वही हमारा कथन है। ठीक है, यानी कि इसमें हमें जो कथन है, ये जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको बोलते हैं ना, सार्वभौमिक सत्य है ना, इसको हमें साबित करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, मुख्य रूप से आप यही याद रखिएगा, अभिगृहित और अभिधारणा, इसका मतलब क्या है कि इसे हमें साबित करने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, ये दोनों जो है अभिगृहित और अभिधारणा है ना, तो यूक्लिड ने बहुत सारे जो मतलब कि जो कथन थे उन्होंने लिखा जो कि सार्वभौमिक सत्य है ना, और हम एग्जाम्पल भी दिखा देंगे बुक में। ठीक है, और कि अभिगृहित और अभिधारणा में कौन कौन से कथन है ना। अब इसमें ये दोनों जो कथन वही है कि जिसको साबित करने का जरूरत नहीं है, वो सार्वभौमिक सत्य है। अब ये अभिगृहित और अभिधारणा अलग अलग कैसे बना। ठीक है, तो अभिगृहित उस कथन को बोले जो इसमें आप देख सकते हैं कि जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था, है ना, यानी कि वैसे सत्य कथन जिसको हम केवल ज्यामिति में उसका प्रयोग नहीं किए बल्कि उसका पूरे गणित में प्रयोग किया। ठीक है, और अभिधारणा जो है वो हम उसका ज्यादा यूज कहाँ करते हैं, ज्यामिति में ही हम करते हैं, है ना, विशेष रूप से हम उसका यूज कहाँ करते हैं, अभिधारणा का प्रयोग हम ज्यामिति में ही करते हैं। ठीक है, तो वैसे सत्य कथन जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थे, अभिधारणा कहलाया है ना, और वैसे सत्य कथन जो निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और उसका केवल ज्यामिति संबंध नहीं था, उसको हम क्या बोले, अभिगृहित बोले। ठीक है, तो ये अभिगृहित और अभिधारणा आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं अभिगृहित और अभिधारणा कौन कौन से थे, दिए थे, है ना, हम यहाँ पर आपको बुक में भी दिखा देते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, अभिगृहित और अभिधारणा कौन कौन से थे, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना। अभिगृहित देखिए, है ना, ये देखिए यहाँ पे अभिगृहित है ना, यूक्लिड के कुछ अभिगृहित है ना, यहाँ पे ये जो कथन है ये सार्वभौमिक सत्य है। क्या क्या है देखिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती है ना, ये सब सार्वभौमिक सत्य है। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होता है ना, यानी कि अगर दो और दो बराबर है तो दो में हम एक जोड़ेंगे, इधर भी हम दो में एक जोड़ेंगे तो बराबर ही होगा। ठीक है ना, या फिर इसको आप ऐसे समझिए कि कोई जैसे ए और बी है ना, ए और बी है, ये दोनों बराबर है ना, और बराबर में बराबर ही जोड़ा जाए, यानी कि कोई के है ना, तो इसमें भी हम के जोड़े और इसमें भी के जोड़े, जाहिर सी बात है ए जोड़ के और बी जोड़ के भी क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल भी बराबर ही होते हैं, है कि नहीं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है ना। कोई जैसे मान लिया कोई ये है ना, ये एक पूर्ण भाग है किसी भी वस्तु का, है ना, मान लिया एक रोटी है। ठीक है, तो ये एक अगर रोटी है, अगर इसको हम भाग करें, कितना हो भाग करें, आधा करें या कुछ भी करें, तो जाहिर सी बात है कि जब आप करेंगे तो ये जो पूरा होगा वो इसके भाग से बड़ा ही होगा, है ना, इस सबको साबित करने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे अभिगृहित लिखे गए है ना, और अभिधारणा देखिए, इधर अभिधारणा भी आपका लिखा गया है। ठीक है, ये 5 अभिधारणाएं हैं, है ना, यूक्लिड के। क्या क्या है, पहला है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींचा जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, एक शांत रेखा जिसका 2 अंत बिंदु हो, है ना, को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखा बोला है तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं।
किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है कि नहीं। अगर एक ही बिंदु है और एक ही त्रिज्या है तो हम केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं, है ना। एक बिंदु, एक केंद्र और एक त्रिज्या, तो एक ही वृत्त खींच सकते हैं कि नहीं। ठीक है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो भाई समकोण है तो सभी 90 डिग्री है कि नहीं। ठीक है, यही है ना। ये पांचवा है, यदि किसी एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर के दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है ना। देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये दो गो रेखा है कि नहीं, है ना। और कोई ये रेखा देखिए, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, है ना, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर क्या करती है, एक ही और दो अंत गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, है ना। तो देखिए, जब इस तरह से रहेगा, ठीक है, एक हो गया कि समांतर रेखा को काटेगा, तो ये अलग हो गया, है ना। तब दोनों और एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर 180 डिग्री नहीं होगा, है ना, तब क्या होगा, तो इस स्थिति में जैसे ये दो सीधी रेखा हो गया, एक सीधी रेखा काट रहा है ना, तो जिधर इन दोनों का योग एक समकोण से कम यानी कि 180 से कम है, दोनों रेखा उसी ओर काटेगा। ठीक है, यही कह रहा है ना। तो ये सबको साबित करने का जरूरत नहीं, इसको केवल समझना है। ठीक है, तो ये अभिधारणा था, है ना। चलिए, तो ये अभिगृहित और अभिधारणा हो गया, है ना। तीसरा नंबर में था परिमेय, है ना। प्रमेय क्या है, तो प्रमेय भी हमने लिखा है यहाँ पे, अब देख लीजिए क्या कहता है। वह आधारभूत परिणाम, जैसे ये अभिगृहित और अभिधारणा जो था, ये क्या था, वे सत्य कथन थे, है ना, जिसको हम लोग साबित करने का जरूरत नहीं था, है ना। तो इन्हीं कथनों का प्रयोग करके जिसको हम साबित कर सकते हैं, ठीक है, वह आधारभूत परिणाम जो विभिन्न अभिगृहितों और अभिधारणाओं के प्रयोग से सिद्ध किया जा सके, है ना। इन अभिगृहित और अभिधारणा से हम जिसको सिद्ध कर सकते हैं इस परिणाम को, वही क्या कहलाया, वो प्रमेय कहलाया, है ना। और इसमें सबसे मतलब बेस्ट उदाहरण हम लोग को अभी तक मतलब क्या जानते हैं, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, है ना। ठीक है, थेल्स प्रमेय जानते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग को 10th में पढ़ना है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना। तो प्रमेय का मतलब क्या हो गया कि जिसको हम साबित कर सकते हैं, वह परिणाम जिसको साबित कर सकते हैं अभिगृहित और अभिधारणा की मदद से। ठीक है, चलिए, अब इसमें उपप्रमेय पढ़ना नहीं है, लेकिन हम समझा देते हैं। उपप्रमेय का मतलब क्या हो गया कि प्रमेय से, है ना, यानी वैसा कथन, एक ऐसा नया कथन निकलेगा जिसको हम इस प्रमेय की मदद से साबित करें। ठीक है, तो जिसको हम प्रमेय के मदद से साबित करेंगे, यानी कि इसी का एक नया पार्ट जो हो गया, है ना, वो उपप्रमेय कहलाता है। ठीक है, चलिए, अब ये हमारा था तीसरा में प्रमेय। चौथा में क्या है, कुछ पदों को लिखें जो ज्यामिति में परिभाषित नहीं है। तो देखिए, ज्यामिति में कौन कौन से पद परिभाषित नहीं है, आप देख लीजिए। तो ज्यामिति में परिभाषित नहीं वाले जो है, आप इसको पढ़िएगा इधर, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ज्यामिति में कौन कौन से पद परिभाषित नहीं है। ठीक है, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिएगा ज्यामिति में कौन कौन से पद परिभाषित नहीं है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे है, लिखा गया है कि यूक्लिड के समय यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को उस विश्व का एक सिद्धांत प्रतिमान मानकर विकसित किया जिसमें वे रहते थे, है ना। उन लोगों ने बिंदु, रेखा, तल इत्यादि की अवधारणा उन वस्तुओं से स्थापित किया जो उनके आसपास मौजूद थी, है ना। तो इसको केवल उन लोगों ने समझा था, है ना, बिंदु, रेखा और तल। ठीक है, तो इसे ही अपरिभाषित मान लिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा, इधर लिखा गया है, ठीक है ना। इधर हमने बताया है ना, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इस कमी को दूर करने के लिए
गणितज्ञों ने कुछ ज्यामितीय पदों को अपरिभाषित माना। कुछ ज्यामितीय पदों को अपरिभाषित माना है ना। तो कौन कौन से पद हैं? तो यहाँ पे देखिए, ज्यामिति में हम बिंदु, रेखा और तल, है ना, बिंदु, रेखा और तल को अपरिभाषित शब्दों के रूप में मानकर चलते हैं। ठीक है, बिंदु, रेखा और तल जो है इसको हम केवल समझते हैं। हाँ, भले अब समझने के लिए उसे हम अलग से परिभाषित कर दिए अपने तरफ से, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन ऐसे वो क्या है, अपरिभाषित मान करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना, कि बिंदु, रेखा और तल ये जो है अपरिभाषित शब्द है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा है क्या है क्वेश्चन, कौन सा था, चौथा था, है ना। पांचवा में क्या, यूक्लिड के 5 अभिधारणाओं को लिखे, है ना। तो इसको हमको बताने का जरूरत नहीं है। यूक्लिड के 5 अभिधारणाएं, है ना, ये हमने बता दिया यहाँ पे। आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पांचों लिख लीजिएगा। ठीक है, ये यूक्लिड के 5 अभिधारणाएं, है ना। अभिधारणा 1, अभिधारणा 2, अभिधारणा 3 और 4 और 5, है ना। ये 5 अभिधारणाएं लिखे गए हैं। पांचवा जो थोड़ा सा लंबा है ना, यहाँ तक होगा। ठीक है, और इसी से 2 रिजल्ट निकल के आते हैं, पहला और दूसरा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल अभिधारणा लिखना है हमको, है ना। 5 अभिधारणा आप लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, यूक्लिड के 3 अभिगृहित को लिखे, है ना। तो यूक्लिड के अभिगृहित भी हम बता दिए हैं। इधर देखिए अभिगृहित, यहाँ पे हमारे पास 7 अभिगृहित लिखे गए हैं, है ना, ये वाला। ठीक है, तो इन 7 में से कोई भी 3 ही को हमको लिखने के लिए बोल रहा है, तो कोई भी 3 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा 7वां में प्लेफेयर के अभिधारणा। ठीक है, तो प्लेफेयर का अभिधारणा क्या है, देखिए प्लेफेयर का अभिधारणा यहाँ पे है। प्लेफेयर की अभिधारणा यहाँ पर है, देखिए है, यहाँ पर है प्लेफेयर की अभिधारणा। इनमें से एक बहुत ही उपयोगी है जो प्लेफेयर की अभिगृहित कहलाता है ना। ये जो है, ये इसका जो अभिधारणा था यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, उसी से ये बना है। ठीक है ना, अभिधारणा प्लेफेयर की अभिधारणा, है ना। अब इसमें क्या कहता है कि किसी भी रेखा एल के समानांतर किसी बाहरी बिंदु पी से एक और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। यही है प्लेफेयर की अभिधारणा, आप लिखिएगा, है ना। प्लेफेयर की अभिधारणा में क्या, किसी भी रेखा एल के समानांतर किसी बाहरी बिंदु पी से एक और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। अब इसको समझ लीजिए आप थोड़ा सा कि प्लेफेयर का अभिधारणा हुआ क्या, है ना, कि कोई रेखा है, क्या है, कोई रेखा है ना, इसके बाहर कोई बिंदु है, तो इससे हम इसके समानांतर कितने रेखा खींच सकते हैं, तो केवल एक ही रेखा खींचेंगे ना, जो कि इसके समानांतर होगा। ठीक है, तो समानांतर में एक ही रेखा खींच सकते हैं, है ना। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किए एक बिंदु से तो अनंत रेखा खींच सकते हैं, लेकिन वो समानांतर नहीं होगी, है ना। तो कोई रेखा है, कोई दिए गए रेखा से समानांतर एक ही रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो यही है प्लेफेयर की अभिधारणा, है ना। यहाँ से आप लिख लीजिएगा, किसी भी रेखा एल के समानांतर किसी बाहरी बिंदु पी से एक और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दें। इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। ये क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित करें। समानांतर रेखाएं, है ना। देखिए अब इनको आपको परिभाषित करना है, तो इनको परिभाषित आप कैसे कीजिएगा। तो समानांतर रेखाएं को परिभाषित कैसे करते हैं, जो हम लोग जानते हैं उसी तरह से इसको हम परिभाषित कर देंगे, है ना। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा गया है कि 2 रेखाएं एल और एम समानांतर कहलाती है यदि उनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, और इनमें अपरिभाषित पद कौन कौन हो गए, तो रेखाएं जो है अपरिभाषित है, बिंदु अपरिभाषित है ना। ठीक है, उभयनिष्ठ दोनों पद पर, दोनों पर स्थित। ठीक है, अब न्यूनकोण परिभाषित, न्यूनकोण हम लोग बचपन में ही पढ़ लेते हैं, है ना, कि जिसका माप जो है वो एक समकोण से कम होता है कि नहीं। आयत क्या होता है, जिसमें मतलब कि आमने सामने की भुजाएं समान होती है कि नहीं, और चारों कोण समकोण होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर होती है। ठीक है, इस तरह से, है ना। और इस तरह से भी परिभाषित करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक चतुर्भुज जिसमें 2 रेखाखंड समांतर हैं और अन्य 2 समांतर है कि नहीं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है।
इसमें अपरिभाषित पद हो गया, चतुर्भुज हो गया, रेखा हो गया, है कि नहीं। अपरिभाषित में रेखा, बिंदु और तल, है कि नहीं, ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सब परिभाषा वाला था, आप लोग बना लीजिए, है कि नहीं, लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 में हमें साबित करना है। यहाँ पे दिया गया है ए बी बी सी, है ना कि नहीं। यहाँ पे दिया गया ए बी और बी सी और सी डी, ये तीनों आपस में बराबर है। तो हमको दिखाना है ए बी जो है इसका पूरा ए डी का 1/3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं, है ना, देखिएगा, इसको हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर। एक सेकेंड बस, देखिए थोड़ा सा 9वां नंबर में, है ना। तो 9 नंबर में जो हमको दिखाना है ना, वो क्या दिखाना है। अब क्वेश्चन आप देख लिए हैं, है कि नहीं, बुक में क्या है कि ए बी, है ना, बराबर बी सी और बराबर सी, ठीक है। ये हमको है दिया गया है कि नहीं, आप देख सकते हैं, ये इस तरह से हमारा ये चित्र है कि नहीं, ए बी सी और ये डी, ठीक है, यही है। हमको दिखाना है ए बी बराबर 1/3 ए डी, है ना। तो यहाँ पे ए बी बी सी बराबर सी डी दिया गया है, ये एक रेखा है कि नहीं, ये एक रेखा है। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो पूरा ए डी आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए बी जोड़ बी सी और जोड़ सी डी बराबर ए डी, है ना, चूंकि ए डी एक रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि तीनों बराबर है, ए बी बी सी सी डी बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, और बी सी बराबर भी क्या लिखेंगे, ए बी, काहे की बराबर है। सी डी बराबर भी लिखेंगे ए बी, काहे की बराबर है ना। तो अब यहाँ हो जाएगा ए बी ए बी ए बी, 3 ए बी, है ना। तो 3 ए बी बराबर ए डी, इसलिए यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा क्या, 1/3 ए डी, ठीक है। यही तो हमको दिखाना था, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरह से इसको हम बनाएंगे, है ना। 10 भी हमको इसी तरह का है, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, पी क्यू, है ना। यहाँ पे देखिए पी आर बराबर क्यू एस, ठीक है, पी आर बराबर क्यू एस है, और इधर पी क्यू बराबर क्यू आर है, ठीक है। अब हमको दिखाना है कि पी क्यू बराबर 1/3 पी एस। अब इसको देखिएगा, हम आपको यहाँ बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा इसमें ये चित्र है, और जो लाइन दिया गया है इस तरह से, है ना, आप ऐसे समझिए नहीं, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, और ये S हो गया, ठीक है। और हमको दिया है क्या दिया है, जो दिया है वो हम लिख देते हैं। तो दिया है हमको PQ, है ना, PQ नहीं PR है, ठीक है, PR बराबर QS है। ध्यान से देखिएगा, PR बराबर QS है, ठीक है, तथा PQ बराबर QR, है ना, PQ बराबर QR। अब यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, कैसे। तो चूंकि PR, है ना, ऐसे लिख लीजिए, PR बराबर QS है ना, ठीक है, PR बराबर QS। अब इसको क्या करेंगे, देखिए PR बराबर, है ना, तो PR को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए PR को PQ आप प्लस QR लिख सकते हैं, नहीं PR है ना, तो PR को हम PQ प्लस QR लिख सकते हैं, ठीक है। इधर QS है, QS, तो QS को हम क्या लिख सकते हैं, QR जोड़ RS, ना, QR जोड़ RS, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं QR जोड़ RS। अब यहाँ पर देखिए कि ये QR और ये QR हो गया कैंसिल, है ना। और जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा ये PQ बराबर RS, क्या बचा, PQ बराबर RS बचा, है ना। तो PQ बराबर RS बचा, और यहाँ से है PQ बराबर QR, इसलिए PQ बराबर QR बराबर RS, है ना, ये तीनों बराबर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो रेखा था ये PS, तो PQ QR RS तीनों को जोड़ेंगे तो हमें PS मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि
चूंकि PQ जोड़ QR है ना, जोड़ RS बराबर क्या होगा, PS, है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको, तो देखिए PQ है ना प्लस, यहाँ देखिए QR बराबर PQ दे लेता है ना, तो यहाँ पे हम PQ लिख सकते हैं प्लस RS। अब PQ बराबर RS हमको आ गया है ना, तो यहाँ भी PQ लिख सकते हैं, बराबर हो गया PS। अब PQ 3 PQ बराबर PS है ना, तो यहाँ से PQ बराबर क्या हो गया, 1/3 PS, है कि नहीं। ठीक है, यही ना हमको दिखाना था, है ना। तो हो गया, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ये हो गया है ना, ये तो ये हमारा था, तो ये 7.1 हमारा पूरा हो गया है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो ये था हमारा 7.1 कंप्लीट हो गया है ना, इसमें एक ही एक्सरसाइज थे, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है, नेक्स्ट चैप्टर, वो क्या है, रेखाएं और कोण, है ना। ठीक है, तो रेखाएं और कोण, अगर आप लोग इसमें अगर कोई टर्म्स अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा, इसको हम समझा देंगे, है ना। और नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा हम लोग यहाँ पे आएंगे इसके एक्सरसाइज पे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका है 8.1, है ना। अच्छा ये सटा हुआ, ठीक है, 8.1 इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, है ना। धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। और जो नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिनको पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।